गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर, बढ़िया है सर। ओके ओके गुड। वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चंस। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और प्रोबेबिलिटी में जैसे एक बार हमने डिस्कस किया था, बायस थ्योरम पर क्वेश्चन आ गया था। ऐसी कुछ इवेंट्स पर यूनियन इंटरसेक्शन दे के भी क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर डिस्कार्ड कर सकते हो। पार्ट सी का क्वेश्चन वो भी है ये। तो ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, आसान सा है। आप देखिए आपको क्या लगता है कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन, कौन सा बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। ठीक है, आई थिंक 3 मिनट्स देता हूँ, तो चलो 3 मिनट ले लो, उसका डिस्कस करता है। कुछ में तो आप श्योर हो जाओगे हाँ सर ये तो पक्का सही है, ये पक्का गलत है। वैसा कुछ कोई ऑप्शन बच जाता है तो डिस्कस कर लेंगे। एक आंसर आया है। गीता जी बताइए कैसे सोचा। पर मैंने इसको ऐसे सोचा है कि जैसे फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही तो बात है, ये अच्छा सा का इस पर कुछ सोच सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है ना? यस यस ये हर जगह काम करेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऐसे। यस। हम्म, अगर इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इस केस में हमारा इक्वल सर यहाँ पर जो है ऑप्शन वन में इक्वलिटी आ जाएगी। हाँ और ऑप्शन इन वन में केस अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट रहते तो फिर लेस रहेगा। ऑब्वियसली तो ये ऑलवेज होल्ड कर जाएगा ना, कोई यस भी इवेंट हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस हिसाब से फिर ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, यस क्योंकि ग्रेटर देन तो सर। फिर होल्ड नहीं करेगा। यस। थर्ड फिर के सर लिए। थर्ड। सर मैंने ऐसा सोचा कि जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर दो इवेंट रहते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम्म तो उसके इसमें सर इंटरसेक्शन तो जीरो हो जाएगा उसका। तो ऐसे सोच हम्म। सकते हैं सर यहाँ पर। बिल्कुल सोच सकते हैं। और आप अगर थोड़ा और भी पढ़ाओ एडवांस में तो ये सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी, ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर तब होता है जब हमारे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ठीक है, इफ ए एंड यस बी आर इंडिपेंडेंट, तब यहाँ प्रोडक्ट से हम उसको निकालते हैं यूनियन को। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन क्या बता ही जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ से, मतलब ये एक स्पेशल केस है। दिस इज ए स्पेशल केस। तो स्पेशल केस तो यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, बस सिंपल टू इवेंट्स की बात हम्म। कर रहा है। तो यहाँ से यस इसको सर। डिस्कार्ड कर दो। ठीक। और ऑब्वियस है कि ये जीरो हो या ना हो वो तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि ए और बी हमने कैसे ले रखा है। ठीक है, बट ये यस एक स्पेशल केस है निकालने का। ठीक है, फोर्थ के बारे में क्या सोचा?
सर इसके लिए भी सेम वही सोचा कि अगर इंटरसेक्शन में जीरो आ रहा है तो फिर जीरो हमारा जो ए और बी की वैल्यूज होंगी वो हाँ ये जैसे मैंने मैक्सिमम वन है। कॉइन, हाँ पी जैसे ए। कॉइन को टॉस करने वाला ही केस लिया हाँ। था। हम्म। देखिए ये वही फॉर्मूला है सेम जो ऊपर अच्छा। लगा है ना। इस बार इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन भी होता है इक्वलिटी के लिए ना। तो इसको इस तरफ यस। ले गए, इसको इस तरफ ले आए हैं। तो यहाँ पर वन की बात कर रहा है तो कह रहा है कि वन हो, तो ऑब्वियसली पी ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वन ही हो सकती है। वन। यस। ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, है ना। सर यहाँ पे जो ग्रेटर का ऑप्शन दिया हुआ है उसकी वजह से इनकरेक्ट हो गई। सर यहाँ पे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कैसे होगी? वन से कम हो रहा है ना। इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम टू तक जा सकती है। तो टू में से जब एक घटाओगे तो एक आ जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा वन तक जा सकती है। सही तो है। सर फिर तो जो गीता जी बताई है वो गर्ल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा ना। बी इंटरसेक्शन बी में से जीरो आ गया, जीरो हम्म। ग्रेटर और इक्वल टू वन, ऐसा कैसे है? जीरो ना तो वन के बराबर है ना वो तो वन से बड़ा है, इस केस में तो गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इनइक्वालिटी यहाँ पर ग्रेटर देन वाली। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ। ये वाला फॉर्मूला है, इसको हमने बात किया था। प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई करती है इफ वी रिमूव द पॉजिटिव। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, फोर्थ वाले के लिए ये तो होल्ड हो जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो मीन्स ये जीरो से वन के बीच में लाई करने वाली है। इफ वी रिप्लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ यो यूनियन बी विथ वन इन इक्वेशन वन वी गेट ऊपर वाले ये वाली इक्वेशन में यहाँ रख दो वन से, तो क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इज इट? यस सर। क्योंकि हमने मैक्सिमम रख दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। तो ये जब वन को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा। तो ये तो हम प्रूव कर दिए ना। हैंस प्रूव्ड इट सिद्धम। ठीक है, तो वन और फोर करेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो आए हुए पीवाईक्यूज वही देख लो। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। तो मुझे तो लगता है प्रोबेबिलिटी के बायस थ्योरम के या इस तरह के क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना। वैसे तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं क्लास में। कहीं से भी क्वेश्चन है, मार्क्स तो सबके बराबर है। सही होने चाहिए बस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें बस आप लोगों की इमेजिनेशन पावर का खेल है। आपको देखना है एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल्स।
लास्ट 1 मिनट। सर 30 सेकेंड्स। विनोद जी। यस सर। क्या लग रहा है? सर ये इंजेक्टिव पूछ रहा, 1 1 पूछ रहा है सर। हम्म और नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को पूछ रहा है ना। n क्रॉस n से n को यस। ही मैप कराना। यस सर। तो इंजेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? सर इंजेक्टिव ना होने का एफ ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये कंडीशन होल्ड करा लगे तो इंजेक्टिव नहीं होगा सर। मतलब x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन होता है ना सर, नहीं, इंजेक्टिव ना x1 होने डज नॉट इक्वल्स टू x2 implies that fx1 इज इक्वल्स टू fx2। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम पर चली जाए का। यस सर। तो वो क्या हो जाता है, इंजेक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे बस आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, यस कि सर। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो जाए। तो सेकंड वाले को काउंटर दे सकते हो। f2,3 की इमेज क्या आएगी इस वाले के लिए? 2 3 जा 6 प्लस 2 5 11। और 3,2 की क्या आएगी? इसका भी 11 आएगा सर। तो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट है कि नहीं? यस सर। 2,3 डज नॉट इक्वल्स टू 3,2, बट इमेज कैसी है, सेम। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस एक ही जगह जा रही हैं। ये इंजेक्टिव नहीं हुआ ना? वन। यस सर, इंजेक्टिव नहीं नॉट हुआ। इंजेक्टिव। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन कैसा हो गया? रॉन्ग हो रॉन्ग। गया। ठीक है, एक चला गया। बाकी के लिए अभी सोचो, बाकी लोग। क्लियर है ना? यस सर। मानसा जी, गीता जी, अभी हो जाएगा? सर ये फर्स्ट भी नहीं होगा इंजेक्टिव फिर तब तो। अगर कैसे एम को काउंटर बताओ? वन ले लेते हैं और एन को 2 ले लेते हैं सर। हमको 1 ले लो, n को 2 ले लो, फिर तो तो सर 2 पावर 1 2 इंटू 9। 9 आ गया। अब कोई और और सर दूसरा यहाँ एलिमेंट पर क्या रखे आप? 4 इंटू, सर यहाँ पर 2 इंटू 2 1 रख लेते हैं तो यह हो जाएगा सर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो ये तो डिफरेंट है ना एलिमेंट। अच्छा हाँ सर, यस सर, यस डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अभी थर्ड फोर्थ और फर्स्ट बचा है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर फर्स्ट वाला इंजेक्टिव होगा। फर्स्ट वाला इंजेक्टिव होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। कैसे? सर जैसे मान लीजिए इनकी इमेजेस बराबर कर दीजिए और फिर दिखा दीजिए कि मेरा M1 N1 और M2 भी बराबर होगा। सर 2 की पावर M1 इंटू 3 की पावर N1 इज इक्वल टू 2 की पावर M2 3 की पावर N2। ठीक है, इसको सर फिर ये दूसरी क्या हो तरफ। जाएगा 2 की पावर, हाँ 2 की पावर M1 माइनस M2 और 3 की पावर N2 माइनस N1। हाँ, N2 माइनस N इज इक्वल्स टू सर ये इक्वल तभी आएगा जब इनकी जब मतलब 0 0 होगा ना पावर में, 2 की 2 पावर की जीरो पावर वन 0 3 की 3 के पावर पावर। 0 1। हाँ हाँ सर यहाँ से ये इक्वल का वही केस जाएगा। ठीक है, ये तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फील भी लाने की कोशिश करो आप लोग। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्राइम की पावर्स हैं। तो कभी भी इन दोनों प्राइम्स की पावर जब करोगे तो वो अलग ही आता रहेगा। कभी दोनों की पावर से ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पे ये सेम मिल जाएगी। ऐसा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ के बारे में सोचिए अब सभी लोग। मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। वहां पर ये नहीं होते हैं सबके लिए, तो अगर उस समय काउंटर ढूंढ पाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर कुछ कर नहीं सकते। और इस बार पेपर मिला जुला आने वाला है। विनोद जी थोड़ा सोचिए, ये तो प्रूफ करके सेंड कीजिए, जैसे अभी बताया मानसा जी ने। क्या दो इंटीजर्स का स्क्वायर और इनका क्यूब सम करोगे तो सेम नहीं आ सकता? पॉसिबल है? सर ये 4 और 8 ले लेंगे, 8 और 4 ले लेंगे। नहीं तभी सर एक तो हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा सर। एक 4 और 8 ले लिया तो क्या हो गया? नहीं होगा सर, इससे नहीं होगा। काउंटर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर का लेवल इस बार मुझे तो लगता है कि इजी टू मॉडरेट रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जरूर आपको दिखेंगे हाई लेवल के, एग्जाम का लेवल दिखाने के लिए। लेकिन इस बार पेपर आप लोग खुद कहोगे आके सर इस बार पेपर इजी था। लेकिन इजी में ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आना, नहीं तो वही क्वेश्चन घातक हो जाते हैं, प्राण घातक। चलो देखो काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। ये थर्ड के लिए, ये 1,4 क्या होता है? 1 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 65। और 8,1 इसका क्या हो गया? 64 प्लस 1 65। दोनों की में सेम हो गई कि नहीं? मैं यही तो बोल रहा था कि ऐसा ढूंढो जिसका स्क्वायर और क्यूब बराबर हो। क्यों? क्योंकि एक तो 1 का तो सेम ही रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ देख सकते हो 1,4 और 8,1 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और दोनों की इमेज क्या है? सेम। समझ में आया? बोलिए बोलिए। यस सर। अभी फोर्थ के लिए ट्राई करोगे? काउंटर मिलेगा उसका भी, तो वो भी दिखाऊं? फोर्थ का काउंटर ढूंढो। 1 मिनट दे रहा हूँ, चलो ब्रेन यूज करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसका भी काउंटर मिलेगा, ये भी इनकरेक्ट हो, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1,4 और 8,1 से ये भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 1,4 से क्या आएगा?
64 आएगा सर। ठीक है। और 8,1 से सर वही 64 आएगा। हाँ 64। सर यही सेम से आ ठीक है। जाएगा। तो ऐसे मतलब सोचना है आपको, अभी आइडिया लग गया। यस हम्म। सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मीन्स पर्पस सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में लगेंगे तो इसके दो ऑप्शन तो सही होने चाहिए, बट आप इत्मीनान से सोचोगे मिल जाएगा। और ये सबके लिए नए ही होते हैं, लेकिन अब अगर दोबारा ऐसा ही आता है तो आप कर देना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। डी क्या है? ओपन यूनिट डिस्क, कंसीडर द फैमिली। बड़ा खतरनाक सा सिंबल था, मैंने एफ टाइप का बना दिया। ऑल होलोमॉर्फिक मैप्स एफ डी टू डी सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1/2 फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू दिस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश 0 आर। ये नीलेश जी ने एक बार बताया भी था सर, जब एफ 0 की वैल्यू कुछ दे रखी होती है तो हम क्या लगा सकते हैं। तो सोचिए क्या लगा सकते हो आप लोग। वैसे 3 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी तरह का क्वेश्चन हम बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉल्व कीजिए जरा। विनोद जी आंसर बताइए। गीता जी आपका भी। हिमांशा जी ने आंसर दे दिया है। नीलेश जी आज आपके आंसर नहीं आ रहे। आईपीएल का फाइनल देख रहे हैं क्या? मेरे फोन से आ रहा है क्या? हो सकता है रूम का दरवाजा खुला है, आ जाता हो बीच बीच में वॉइस। हिमांशा जी बताइए। सर इसको मैंने ना सर्च पिक थ्योरम से किया है। उसका स्टेटमेंट होता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन एफजेड एनालिटिक है इन ओपन यूनिट डिस्क, देन मॉड ऑफ एफ डैश जेड जो होगा वो लेस और इक्वल टू होगा 1 - मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन 1 - जेड का स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूले का यूज किए हैं सर। सर वहां पर लेस और इक्वल होता है ऊपर। यहाँ एफ डैश 0 निकालना था। ये लेस हाँ, देन इक्वल्स टू 1 माइनस एफ ऑफ 0 का स्क्वायर अपॉन 1 - 0 का स्क्वायर। सर लेस आर कितना। इक्वल टू 3/4 आएगा ये। नहीं सर ये तो 1 वन माइनस बाई फोर होगी। 3/4, तो 3/4 से लेस होना चाहिए, ये गलत। हाँ ये भी गलत ये भी गलत। ये तीनों गलत। दो। ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज 5/6, ठीक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए ये तो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसको देख लेते हैं। तो let xn be a sequence of positive real numbers. Positive real numbers. Which of the following statements are true?
कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ये बताना है। सर चारों ऑप्शन दिखाइए, फोर्थ वाला भी। पॉजिटिव रियल नंबर के सीक्वेंस की बात हो रही है। ओके, पिताजी क्या लग रहा है? 1 और 4 तो इनकरेक्ट है। काउंटर बताइए प्लीज। पहले वाले के लिए हमने लगी अज्ज हम्म। सीक्वेंस कैसे। गीता जी बोलिए। सर x2n को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, xn के लिए को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि x2n इक्वल टू 1 और x2n प्लस 1 इक्वल टू 2। तो सर ये दो सब सीक्वेंसेस मिल जाएंगी जो कन्वर्जेंट है, बट हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। मतलब 1 2 1 2 ऐसे बोल रही है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ये 1 को कन्वर्ज कर जाएगी, और टर्म वाली इवेंट टर्म वाली 2 को कन्वर्ज कर जाएगी, रियल सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। ठीक है, पहला गलत। और सर और फोर्थ वाले के लिए ऐसे सोचा कि सर जैसे यहाँ पर अभी हमने 1 2 1 2 करके लिए थे, अभी हम 1 2 1 1 2 3 2, मतलब कि 2 2 हमारी इवन टर्म में रिपीट होते थे और बाकी मतलब जगह सर नंबर्स बढ़। हाँ चलो, मतलब एक को कांस्टेंट करा दो, बाकी सबको हाँ। बढ़ाते चले जाओ, yes, ऐसे ना। yes, ठीक है, तो अभी दो ऑप्शन में से कम एक तो सही होगा, पार्ट सी का है। दो भी सही हो सकते हैं, मतलब अब दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिए तो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मीमांसा जी बताइए। सर फोर्थ ऑप्शन की एग्जांपल देना। फोर्थ ऑप्शन की एग्जांपल बताइए अभी, कि ऐसे ले लो आप, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जो ऑड प्लेस पे है वो 1 है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस तो अनबाउंडेड है क्योंकि जो इवेंट टर्म के सीक्वेंस है, सॉरी 1 2, मीन्स आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये अनबाउंडेड है, बट इसकी एक सब सीक्वेंस ऐसी है जो कि 1 पर कन्वर्ज कर जाएगी। नौजोत जी। नौजोत जी क्लियर हुआ? मीमांसा जी बताइए।
सर जैसे थर्ड वाले में क्या है कि हम जानते हैं अगर मेरी पॉजिटिव टर्म्स की रियल सीक्वेंस दी रहती है तो सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एन एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन जो होता है वो लिमिट एक्स एन की पावर वन बाई एन के बराबर होता है ना। अब सर हम्म फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब एग्जिस्ट करे तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही तो आ रही है तो एक्स एन की पावर वन बाई एन के लिए भी आएगी लिमिट जिसका मतलब सर वो बाउंडेड होगा सीक्वेंस। हम्म। इसलिए मैं बोल रही हूँ थर्ड वाला सही है। ये बोल क्या रहा है कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा। सर वो जो लिमिट का फॉर्मूला होता है ना कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन जो लिमिट होगी वो सेम होगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर वन बाई एन के ना। हाँ हाँ। तो सर अगर ये एग्जिस्ट करी तो मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो सर इसका मतलब एक्स एन की पावर वन बाई एन के लिए भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है एल। और सर अगर मतलब इसका मतलब सीक्वेंस मेरी कन्वर्ज करेगा सर कन्वर्ज करी तो मतलब वो बाउंडेड है ना। हम्म। सर एक कोशी सेकंड थ्योरम नहीं होती थी, उसका रिजल्ट नहीं है ये? नहीं, उससे तो बोल सकते हैं ये बराबर है, ये एग्जिस्ट करेगा तो ये बाउंडेड होगा, नहीं उस सिर्फ बाउंडेडनेस की बात कर रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर सर कंडीशन उसमें और ये होता ना कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो कन्वर्जेंट तो बाउंडेड होते ही है। देखिए उसमें और भी सारी चीजें हैं। उसमें एल की वैल्यू देखनी पड़ती है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है या मॉड एल की वैल्यू लेस देन 1 के, तो वो कहाँ पर कन्वर्ज करती है वो भी बता देता है प्रिसाइसली। ठीक है, तो वो इससे ज्यादा एडवांस है, जो पूछा गया उससे ज्यादा एडवांस है। और यहाँ पर रियल नंबर के सीक्वेंस की बात करी जा रही है, वो भी पॉजिटिव। तो और ऑप्शन सर 3। हाँ सर सेकंड वाले में ना सेकंड वाले में सर सेकंड वाले को ना मैं प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ जैसे सर मतलब जैसे इसमें है कि माइनस वन की पावर एन एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है और एक्स एन सर हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेनी है। सर अगर मान लीजिए हम जीरो जीरो ले रहे हैं जीरो माइनस जीरो 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 पॉजिटिव माइनस नहीं है, 0 इज नॉट पॉजिटिव। 1/n ले सकते हैं सर? 1/n ले सकते हो आप। प्रूफ नहीं हो रहा है ना बस ये सेटिस्फाई कर रहा है जो इन्होंने दिया है उसको बस। 1/n ले सकते हो आप। तो एक एग्जाम्पल से लेकिन स्टेटमेंट को आप ट्रू नहीं बोल सकते ना। हाँ सर वही कह रही हूँ कि जो एग्जांपल मुझे मिल रहा है वो वेरीफाई बस हो रहा है उससे ट्रू फॉल्स नहीं हो रहा है। 5 - ठीक है। ये दोनों तो देखो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड और थर्ड दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये दोनों ट्रू लग रहे हैं। ठीक है, एक बार आप देखिएगा जाके कि क्या आंसर इसका दिया हुआ एग्जाम में, क्या क्वेश्चन में। सर थर्ड वाला जो मैंने बताया वो गलत है क्या। नहीं नहीं, गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा ना आपको, ठीक है सर। क्योंकि सिर्फ बाउंडेडनेस के बारे में पूछ रहा है, एग्जिस्टेंस। हाँ, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो ऑब्वियसली कि बाउंडेड हो ही जाएगा फिर। ठीक है, और शायद कन्वर्जेंट भी मिल जाए आपको। तो मैंने भी इनकरेक्ट के बारे में बताया है, प्रूव नहीं किया है। चल, नेक्स्ट। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वाले पेपर में भी बोला था, आते हैं आजकल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रैंक वाले से भी कर सकते हो। y1 y2 y3 y4 bn orthonormal basis of R4, which of the following are orthonormal basis? वो ऑर्थोनॉर्मल है तो इसमें और कौन से ऑर्थोनॉर्मल होंगे? ऑब्वियस है, इसमें आप देख लो कि बेसिस कौन फॉर्म करे, क्या उसकी मॉडुलस वैल्यू भी 1 होनी चाहिए ना।
देखते ही कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। चलो आप लोग सोच लो पहले, फिर डिस्कस कर। गीता जी, दो बिल्कुल सही लग रहा है ना? यस सर। चलो मैं इसको स्टैंडर्ड कॉलम्स मान लेता हूँ, R4 के, है ना? ऑर्थो नॉर्मल यही होते हैं ना? तो ये स्टैंडर्ड कॉलम्स, अभी कॉलम को अगर एक दूसरे की जगह पोजीशन चेंज भी कर दो तो भी तो ऑर्थो नॉर्मल ही रहेंगे। तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएंगे। फर्स्ट के लिए क्या लगता है? सर पहला वाला इनकरेक्ट है। क्यों? सर जब आप इसको बनाएंगे तो 1100 कॉलम वाइज लिखिए, हाँ, तो इसका जब स्क्वायर का सम मैट्रिक्स करें। फॉर्म में लिखिए। नहीं, हम पहले वाले कॉलम को ही हाँ देख सर, लेते हैं ना। हाँ सर ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सर तो इनका जैसे R1 है ना, तो R1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए। बाकी R1 का R2 R3 R4 साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आना चाहिए, बट यहाँ पर 1 नहीं आएगा। और इसका जो सिमिलरली सर, हाँ सर थर्ड वाले में भी यही गड़बड़ होगा कि वहां पर ईच रो का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, लेकिन सर जब R1 की R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे -1/2 बचेगा। ईच रो का स्क्वायर भी कैसे 1 बचेगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, 1/2 हाँ ही तो हाँ रहेगा। कहाँ हाँ 1 सर। बनेगा? ठीक है, इसमें मिल जाएगा आपको शायद ना। इसको चेक कर लीजिएगा, मैट्रिक्स बना के इसको चेक करिएगा। ये 3/5 का स्क्वायर 9/5, और इधर 4/5 का स्क्वायर 16/25, मतलब 9/25 16/25, ये 1 मिल जाएगा। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना देंगे। तो ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टीज बताएं आपको, तो कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन 2 एंड 4 करेक्ट होंगे, 1 एंड 3 इनकरेक्ट होंगे। क्लियर एवरीवन? देखो यही नॉट ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना। चलो, ये क्वेश्चन शायद आप लोग सोचो कि सर ये तो टफ क्वेश्चन में है। ठीक है, क्योंकि आप लोग नंबर थ्योरी कम पढ़ते हो, तो फिर भी 2 मिनट दे देता हूँ, देख लो। अगर कोई भी एक ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर पा रहे, आइलर्स 5 फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए रख दिया। ठीक है, आइलर्स 5 फंक्शन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये।
चलिए, कुछ आइडिया लगा किसी को? विनोद जी, गीता जी, नवजोत जी, हिमांशा जी। सर इसका हाँ पहला तो तो फर्स्ट इनकरेक्ट तो होगा इनकरेक्ट है। और सर थर्ड करेक्ट है। हाँ, फर्स्ट के लिए एग्जांपल बताइए। सर जैसे तो जैसे फाइव हम फोर की वैल्यू 2 आ जाएगी, और सर 2 तो 4 को डिवाइड करेगा ना। ठीक है, और कौन सा थर्ड वाला? यस सर, ये रिजल्ट होता है, फाइव एन जब एन को डिवाइड करता है तो एन कैन हैव एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम टीज। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टेटमेंट है। तो फाइन की जब मैंने एक क्लास भी ली हुई है, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको। तो सिर्फ आइलर्स फाइव फंक्शन है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी है ये भी। तो करेक्ट है। सर फोर्थ ऑप्शन दिखाइए। दिख फोर्थ तो रहा है, ऑप्शन है इसमें? दिख अच्छा तो रहा तो है। ठीक है सर। हम्म। हम्म। ठीक है सर। चलिए, बाकी डिस्कस कर लेते हैं ना। सर सेकंड भी इनकरेक्ट होगा। सेकंड भी रिजल्ट है, और सेकंड ये रिजल्ट है, आप लोग नोट कर लो। अगर नहीं किया कि इफ फाई एन डिवाइड्स एन, अगर फाई एन एन को डिवाइड करता है, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो पॉजिटिव इंटीजर एक्स कॉमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये लीनियर इक्वेशन है। ओनली व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, जब ये ए और बी का जीसीडी लोगे और वो सी को डिवाइड कर देगा, तो ही ये बोल सकते हो। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 4, मतलब हमने मान लिया। ठीक है, एक मिनट, दिया होगा एग्जाम में। हाँ ठीक है, फाइव एन इज इक्वल्स टू, ठीक है। ठीक है, तो फॉर एन इज इक्वल्स टू 4, फाइव एन डिवाइड्स एन, ये डिवाइड कर रहा है, जैसे अभी ऊपर काउंटर एग्जांपल लिया था, मानसा जी ने बताया। तो एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए डिवाइड कर जाएगा, तो जब 4x प्लस 6y निकालेंगे 1, तो इनका जीसीडी जब फाइंड करेंगे तो वो 2 आ रहा, 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिजल्ट पर हम बोल सकते हैं। और ये जो थर्ड वाला रिजल्ट है, अभी गीता जी ने ही बताया। फोर्थ भी आप ऐसे देख सकते हो, फाइव ऑफ एन डिवाइड्स फाइव ऑफ एन के फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द टू केसेस। ये आप जो है रिजल्ट है, और इसको आप केस लेकर समझ भी सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा, मैंने दोनों को किया हुआ। तो फोर्थ भी करेक्ट है, थर्ड फोर्थ एंड, अच्छा ये तो इनकरेक्ट हो ही गया था। तो थर्ड एंड फोर आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका प्रूफ आप देख लेना फोर्थ वाले। चलिए, ये इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन पर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सॉल्यूशंस ऑफ द लाप्लास इक्वेशन दिस इन द यूनिट डिस्क दिस, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? आप देखो, इसको सॉल्व करने की या तो आप लाप्लास से सॉल्व कर लो, या आप जो ये सोल्यूशन दे रखे हैं इनकी वैल्यू यहाँ रख के सेटिस्फाई करा के देख लो। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर लो। ठीक है, तो 4 है तो 3 मिनट देता हूँ, शायद आप लोग से हो जाए। तो मैं कहूँगा बेटर है कि इसको सेटिस्फाई करा के देख लो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी वो सोल्यूशन है। देखो, लाप्लास हो, हीट हो, वेव हो, थोड़ा देखने में हैवी लगने लगता है, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जब भी सोल्यूशन की बात करें तो एक ऑप्शन आप मन में जरूर रखना कि उस इक्वेशन से सोल्यूशन को सेटिस्फाई करा के देख लो, ज्यादा उसमें नहीं जाना पड़ेगा। और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। राइट।
विनोद जी, यस सर। कौन कौन सा किया? सर फर्स्ट चेक किया, सेकंड फर्स्ट तो नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ ओके, पर सर आ जाएगा 20x³ डी, और सर सेकंड वाला हो जाएगा सर। सेकंड हो जाएगा। तो सिमिलरली आप लोग थर्ड और फोर्थ भी कर लोगे, ऐसा मान के चलता हूँ, है ना? यस सर। ठीक है। तो सेटिस्फाई कराना है, इजी क्वेश्चन था। देखो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये होगा। तो लाप्लास नाम देख के मत करना, 2020 का ही क्वेश्चन पेपर है। और अगर सॉल्यूशन पूछा है तो आप इस इजी मेथड से जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। चलो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। लेट V1 V2 V3 बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R³ ये R³ की बेसिस है आपकी बात। Let V be the 3 × 3 matrix whose columns are V1 V2 V3 which of the following statement are necessarily true? कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है? हिमांशा जी एक्सप्लेन कीजिए। सो इसमें गिवन है कि V1 V2 V3 जो है वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है R³ की। सर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, इसका ऑर्थो नॉर्मल का मतलब हुआ सर कि अगर हम V1 का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो V2 का स्क्वायर V3 का स्क्वायर 1 आएगा। बाकी V1 का V2 या V3 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली V2 का V1 या V3 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। इसकी प्रॉपर्टी सर ये हो गई। सर फिर बोल रहे कि V मेरा विद 3 × 3 मैट्रिक्स व्हिच कॉलम्स आर V1 V2 V3। मतलब सर एक ऐसी मैट्रिक्स बना रहे हैं जिनके कॉलम वेक्टर्स V1 V2 V3 है। अगर अगर ऐसी प्रॉपर्टी सर रख रहा है ना तो ये मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी रोज जो होती है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होती है, या हम बोले कॉलम्स जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होती हैं। सर यहीं से हो गया कि बी वी ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाएगा, या बी ट्रांसपोज बी आइडेंटिटी हो जाएगा। और सर इसका डिटरमिनेंट +-1 करके आता है तो इसका भी 0 नहीं होगा। डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो 1 2 and 4 आर करेक्ट। हाँ, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही। हाँ सर। ठीक है, 1 2 and 4 आर करेक्ट, एब्सोल्युटली। आसान सा क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन।
ओके, इसी का हुआ। चलिए देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एस इज द सेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू पावर 2i पाई थीटा। थीटा क्या, रेशनल नंबर्स है। तो थीटा अगर रेशनल नंबर है तो आप थीटा की वैल्यूज यहाँ पर रखते जाओ और जो मिलता जाएगा यहाँ की जो वैल्यू होगी वो एस में जाती जाएगी। ठीक है, तो कह रहा फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस द सेट दिस, इसके पास कितने एलिमेंट है, काउंटेबल एलिमेंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है या फाइनाइट है, ये पूछे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि एस में कितने किस तरह के एलिमेंट हैं। तो देखो, एस इस तरह का सेट है जो गिवन है वो डिफाइन है। जेड बिलोंग्स टू एट, तो जेड अगर एस में बिलोंग कर रहा है तो जेड की वैल्यू कैसी होंगी, 2 पाई i इंटू P/Q टाइप की। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या, रेशनल, और रेशनल को हम क्या मानते हैं, P/Q सच दैट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 बाई डेफिनेशन। तो द सेट z टू द पावर फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इज द पॉजिटिव इंटीजर ये। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, जेड की पावर n फैक्टोरियल में जेड की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चला जाएगा इंटीजर की तरह। अब देखो, जब इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ से मिल जाएगा P/Q इंटू 1 फैक्टोरियल, P/Q इंटू 2 फैक्टोरियल, P/Q इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n की वैल्यू कभी ना कभी तो q के बराबर जाएगी ना, बोलो, कभी ना कभी q के बराबर जाएगी। और जब ये q के बराबर जाएगी तो ये q नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आई नहीं हो जाएगा। सोचो, तो यहाँ क्या बचेगा, इस तरह का एक बचेगा आपको, 2 पाई i p इंटू Q-1, एक Q से कैंसिल हो गया। और हमको पता है e की पावर 2 पाई p इंटू Q-1, इसको जब हम ब्रेक करेंगे डी माइवर्स थ्योरम से, तो कॉज ऑफ 2 पाई इंटू इंटीजर प्लस आई साइन 2 पाई इंटू इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, ये पॉसिबल है कि Q से Q तक तो जाने पर मिल ही जाएगा, जब n की वैल्यू हमारी Q तक जाएगी तब तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और उससे पहले भी हो सकता है कि डिवाइड कर जाए। फैक्टोरियल है ना, क्योंकि जब खोलेंगे तो क्या पता बीच में और मिल जाए, मतलब एटलीस्ट इससे पहले तक तो मिल ही जाएगा, नहीं तो उतने पर जाने पर तो मिल जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल दैट द सेट मे गेट इंटीजर वैल्यू बिफोर Q। ठीक है, इससे पहले भी मिल सकता है। तो हाउ एवर n इज इक्वल टू Q, इट्स ऑल एंट्रीज फॉर n ग्रेटर देन Q विल बी 1। तो इसके आगे वाली तो फिर 1 हो जाएंगी, क्योंकि जब एक बार 1 हो जाता है तो 1 की पावर आप कुछ भी लगाते रहो वो 1 ही रहता है। तो इस सेट के पास अगर मैक्सिमम जो एंट्रीज होंगी वो Q-1 होंगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इससे कम हो सकती है। तो सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट को हम काउंटेबल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट हो जाए। क्लियर है सभी को, काउंटेबल प्लस फाइनाइट। कह रहा अनकाउंटेबली फाइनाइट गलत। एक मिनट, हाँ, कॉल आ रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग। हाँ जी, ओके ठीक है मीमांसा जी। अब यहाँ पर कह रहा है फिक्स अ पॉजिटिव रियल नंबर सी। रियल नंबर एक पॉजिटिव सी, मेरी वॉइस आ रही ना? यहाँ कह रहा है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर सी को फिक्स कर लो। ठीक है, सी को फिक्स कर लो एंड कंसीडर द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी। मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, सच दैट ये आइडेंटिटी को होल्ड कर जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
तो ये आइडेंटिटी आप लिख लो और उसके बाद देखो। तो सी को आपके पास चॉइसेस है फिक्स करने की। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, या सी ग्रेटर देन 1, सी लेस देन 1, सी इक्वल टू 1 पर 2 पॉइंट बोल रहा है। तो चलो सी इक्वल टू 1 पर ही देख लो पहले। सी इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, जेड माइनस आई और जेड प्लस आई इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता ही है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो जेड जेड बार करके ये खुल जाता है। तो जेड जेड बार करेंगे तो यहाँ पर जेड बार ये अलग हो जाएगा, ये प्लस आई के पहले आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2i y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस मिल जाएगी। तो x इज नेवर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ क्या बोल रहा है कि द लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस। लोकस इज द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल कैसे होगी, कोई नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। हाँ, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए आप लोग सोच लो क्या बनेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखो, यही सेम ही तो कंडीशन थी। तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो बाई इसका था ना पॉइंट कि y इज इक्वल टू 0 आया था, तो ग्रेटर देन 0 1 के लिए ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और लेस देन के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग इसको ड्रॉ करो, थोड़ा ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करो। क्योंकि सर्किल सेंटर्ड एट इमेजिनरी एक्सिस, ऑल द पॉइंट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के अगर ऊपर पॉइंट है, y ग्रेटर देन 0 है, और y ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा। तो जो सेंटर होगा ये y एक्सिस पर, तो ये देखो पूरा का पूरा इस पे लाई करेगा, ये पूरा का पूरा लाई करेगा, ये पूरा आउट हो जाएगा। लेकिन जो एक्स एक्सिस पर सेंटर होगा, तो चाहे लेफ्ट में रख लो चाहे राइट में होगा, पूरा क्या इसके अंदर आ सकता है कभी भी, ये ऊपर वाले पॉइंट तो कभी भी नहीं आएंगे, नहीं, चाहे जितना छोटे से छोटा बना लो। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो फॉर सर्किल सेंटर्ड एट रियल एक्सिस y इज ऑलवेज 0, हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो ये डायग्राम से सोचिएगा जरा। ठीक है, क्लियर है? किसी को ऑप्शन देख लो एक बार और समझ पढ़ लो। पढ़ लिए, चले आगे। अरे वाह, सारे क्वेश्चन हो गए टाइम पे ही हम। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलेंगे नए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, डिस्कशन में पार्ट लीजिए। और अभी समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, आज 26 है और 26 के बाद एग्जाम हो सकता है, मतलब 26 27 28 जून एग्जाम के टाइम दे रखी हुई है। तो बस आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है बस उन पर फोकस कीजिए। जो चीजें आपको कम समझ में आती हैं, जिस पर कम वो है आपकी पकड़ है, तो उसके लिए टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके जोन के भी क्वेश्चंस एग्जाम में उतने होते हैं कि आप एग्जाम बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो बेटर है कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि अपनी वीकनेसेस को याद करके अपने को और कमजोर किया जाए। तो आप अपने स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नए 10 क्वेश्चन। ठीक है, नए 10 कॉन्सेप्ट। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।